मैं आज तीसरी बार अपनी पागल नंद का विवाचन करवाने आई थी। वो शादी से पहले हमला हो जाती। नंद की चीखें सुनकर मेरा दिल कांप रहा था। सास मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, वरना उनकी बदनामी हो जाएगी। मैं हैरान थी। मेरी नंद घर से बाहर भी नहीं जाती और फिर कैसे हमला हो जाती है। एक दिन नंद का कमरा साफ करने गई तो नंद सो रही थी। मैं अपने मोबाइल का कैमरा खोलकर वहीं रख आई। अगले रोज मोबाइल उठाकर देखा तो मेरी जान निकल गई। मेरा जिस्म थर-थर कांपने लगा क्योंकि नंद तो मेरी नंद के मुतल्लिक हकीकत सामने आ गई। उसने मेरी दुनिया हिला के रख दी। मैं हमेशा सोचती थी कि आखिर हर दो माँ बाप को कैसे हमला हो जाती है। ये कोई आम बात नहीं थी। लेकिन जब भी मैं इस मामले पर बात करती तो मेरा शोहर सख्त नाराज हो जाता। उसका कहना था कि हमें दूसरों के सामने बदनामी का सामना करना पड़ सकता है और यह हमारे खानदान की इज्जत का मामला है। लेकिन मैं खामोश कैसे रहती। हर बार जब भी मैं अपनी नंद को देखती, उसकी काली आंखें, बिखरे हुए बाल और बेहिस्सू हरकत चेहरे को मेरे दिल में अजीब सा खौफ सरायत कर जाता। कुछ तो ऐसा था जो सब नजरअंदाज कर रहे थे या शायद जानबूझकर छुपाया जा रहा था। मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी खाई जा रही थी। मैं सोचने पर मजबूर थी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो नजर से ओझल है। मेरे दिल में हर पल वसवसे पल रहे थे। शायद ये महज मेरा वहम था, लेकिन इस बात की तस्दीक करना चाहती थी। इसलिए मैंने एक इंतहाई खतरनाक कदम उठाया। शोहर की गैर मौजूदगी में मैंने अपनी नंद के कमरे में एक छोटा सा खुफिया कैमरा लगा दिया। पहले दिन कुछ खास नजर न आया और दूसरे दिन भी वैसा ही गुजरा और मुझे लगा कि शायद मैं गलत सोच रही थी। मगर तीसरे दिन जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे जिस्म से जान निकाल दी। मेरी आंखें स्क्रीन पर जमी रह गई, सांस हलक में अटक गई और जिस्म कांपने लगा। ये हकीकत, ये भयानक सच्चाई मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। कमरे में होने वाले वो मनाजिर मेरे जहन में गूंजने लगे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, मगर मुझ में हिलने की भी हिम्मत नहीं रही। जैसे ही मैंने ये वीडियो का आखिरी मंजर देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने जल्दी से कैमरा बंद किया, कांपने हाथों से उसे उठाया और दीवार का सहारा लेकर के खड़ी हुई। मैं जानती थी कि अब यहाँ एक लम्हा भी रुकना मेरे लिए खतरनाक था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन मेरे कदमों में सकत नहीं थी। ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से सारी तवन्नाई खींच ली गई हो। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना था। मेरे लिए इस घर में मजीद रुकना मुमकिन नहीं था। मैं जानती थी कि अगर किसी को पता चल गया कि मैंने ये सब देख लिया है तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने अपनी सारी हिम्मत जमा की, दरवाज़ा खोला और कांपती टांगों के साथ घर से बाहर भाग निकली। मेरा नाम शुमाइला है, मेरी उम्र 22 साल है और मैं अपने वालिद के साथ एक आम सी जिंदगी गुजार रही थी। मेरी जिंदगी हमेशा से बहुत सादा रही थी। छोटा सा घर, चंद गिने चुने ख्वाब और बाबा की बेपनाह मोहब्बत। माँ की मौजूदगी में सब कुछ ठीक लगता था, मुकम्मल सा। मगर जब वो चली गई तो सब कुछ बदल गया। माँ के बगैर घर की दीवारें सूनी लगती थी, हर चीज वीरान सी महसूस होती थी। माँ के जाने के बाद बाबा कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगे थे। वो पहले की तरह मुझसे हर फैसले में राय नहीं लेते थे, बस खुद ही सब कुछ तय करने लगे थे। उनकी खामोशी के पीछे छुपी बेचैनी को मैं रोज महसूस करती थी। वो अक्सर मुझे अकेला घर छोड़ने से घबराते थे, बार बार ताकीद करते कि दरवाज़ा अच्छी तरह बंद रखूं, किसी अजनबी से बात ना करूं। मैं समझती थी कि वो फिक्र करते हैं, मगर मैंने कभी उनकी परेशानी की असर वजह पर गौर नहीं किया था। ताकि वो दिन भी आ गया जब सब कुछ मुझे समझ आ गया। और आज जिस दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रात काफी हो चुकी थी, बाबा हमेशा की तरह दुकान पर थे और फिर मैं घर में अकेली थी। वैसे तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर उस रात का माहौल अजीब था। बाहर गली में मुकम्मल सन्नाटा था और एक गैर मामूली खामोशी हर चीज पर तारी थी, जैसे हवा में कुछ छुपा हुआ खतरा हो। मैंने कई बार खिड़की से बाहर झांका, मगर अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक मैंने कुछ सुना, किसी के कदमों की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चाल, जैसे कोई हमारे घर के इर्द गिर्द घूम रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने रोशनी बंद कर दी और दबे कदमों और दरवाजे के करीब जाकर सुनने लगी। कदमों की चाप और सरगोशियां, क्या कोई दरवाजा खोलने की
कोशिश कर रहा था। मुझे यकीन हो गया मैं सिर्फ वहम का शिकार नहीं हो रही थी, वाकई में कोई बाहर था। फिर हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देने लगी, जैसे 2 या 3 लोग आपस में कुछ कह रहे हो। मैंने दिल को तसल्ली दी कि शायद मोहल्ले के किसी राहगीर की आवाज़ हो, मगर फिर ऐसा हुआ जिसने मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। दरवाजे के हैंडल पर किसी का हाथ पड़ा, मेरी सांसें रुक गईं। कोई आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने फौरन दरवाजे की कुंडी मजबूती से पकड़ ली और दबे कदमों पीछे हट गई। मेरी उंगली कांपने लगी, माथे पर पसीना आ गया। मैंने सोचा कि अगर उन्होंने दरवाज़ा जबरदस्ती खोल लिया, तो अगर वो घर के अंदर आ गए तो मैं अकेली थी। मेरा यहाँ कोई मुहाफिज नहीं था। मेरे जहन में बस एक ही हल था, पिछले दरवाजे से निकलकर कहीं पनाह ले लूं। मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और आहिस्ता से पिछले दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाज़ा चिरचिराकर खुला। मेरे दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो गई। अगर बाहर मौजूद लोग मुझे सुन लेते तो, मगर मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने सांस रोकी और दबे कदमों निकली। मैं निकल आई। मेरे दिल में खौफ था, मगर मैं जानती थी कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। गली में हल्की सी रोशनी थी, मगर कोई जी रूह नजर नहीं आ रही थी। मैंने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया, अपनी हर आहट को सुनने की कोशिश करती रही। जैसे ही मैंने आंटी तनवीर के दरवाजे पर पहुंची, मैंने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और मैं तकरीबन अंदर गिर पड़ी। आंटी ने हैरत से मुझे देखा। मैं हाँफ रही थी, मेरा चेहरा पसीने से तर था। मैंने जल्दी जल्दी उन्हें सब बताया और उन्होंने मुझे फौरन अंदर बुला लिया। मैंने दरवाज़ा बंद होता देखा और तब जाकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मगर मेरे जहन में बस एक ही सवाल था, ये कौन लोग थे? क्या वाकई वो चोर थे या कुछ और जब बाबा आए तो मैं उनके साथ घर वापस लौटी। बाबा को जब आंटी ने सारी बात बताई तो वो खामोश हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा और परेशानी दोनों थे। वो मुझे लेकर घर वापस आए, मगर मैंने महसूस किया कि वो रास्ते पर कुछ सोच रहे थे। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे के ताले को चेक किए और फिर एक गहरी सांस ली। अगली सुबह बाबा ने जो फैसला सुनाया, उसने मेरे दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का सुलझा हुआ है, बैंक में अच्छी नौकरी करता है। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। मेरा दिल धक से रह गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी? क्या बाबा को लगा कि मैं अब इस घर में महफूज नहीं हूँ? क्या वो मेरी हिफाजत के लिए मुझे जल्द अज जल्द रुखसत करना चाहते थे? पापा इतनी जल्दी में हल्की आवाज में कहा, जैसे खुद को भी यकीन न हो कि मैं ये कह रही हूँ। बाबा ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उनके सीने पर रखा हुआ हो। बेटा, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम्हें सहारा न मिले। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे घर में चली जाओ, जहाँ तुम्हारी हिफाजत हो सके। मैंने बाबा की आंखों में वही खौफ देखा जो मैंने माँ के आखिरी दिनों में उनकी आंखों में देखा था। वो अकेले रह जाने से डरते थे। वो मुझे गैर महफूज नहीं देखना चाहते थे। मैं खामोशी से रही। मैं जानती थी कि जो रात मैंने गुजारी थी वो मेरे लिए एक वार्निंग थी। मगर क्या शादी ही इस मसले का हल था, या मैं बाबा के खौफ की वजह से अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला करने जा रही थी? चंद दिन बाद खुर्रम और उसके वालिद हमें देखने के लिए आए। वो दिन मेरे लिए किसी अजीब ख्वाब की तरह था। एक ऐसा ख्वाब जिसमें हकीकत और वहम के दरमियान की लकीर धुंधली हो चुकी थी। मैं खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब आम है, हर लड़की की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है। मगर मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं एक गोशे में हिजाब में लिपटी हुई बैठी रही, मगर दिल में एक अजीब बेचैनी थी। मैंने हमेशा सोचा था कि ये शादी का वक्त आएगा तो मैं खुशी और जोश महसूस करूंगी, मगर यहाँ मामला बिल्कुल उलट था। मेरी उंगलियां बेख्तियार मेरे दुपट्टे के किनारे को मरोड़ रही थी और दिल किसी अनजाने कचरे में मुबतला था। मैंने सोचा कि शायद ये आंतरिक घबराहट है, मगर अंदर कहीं कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो मुझे नजर नहीं आ रहा था मगर महसूस हो रहा था। जब मैंने नजर उठाकर खुर्रम को देखा तो वो वाकई एक सुलझा हुआ लड़का था। कद लंबा, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में संजीदगी। वो एक महजिब और पुरएतमाद शख्स लग रहा था, वैसा ही जैसा बाबा चाहते थे। उसकी गुफ्तगू में ठहराव था और अंदाज से वाज़ेह हो रहा था कि वो एक समझदार इंसान है। वो ज्यादा नहीं बोला, बस जरूरी बातें की। मैंने कई बार सुना था कि ज्यादा बोलने वाले अक्सर बनावटी होते हैं, तो शायद ये अच्छा ही था कि वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था।
मगर फिर भी मेरे दिल में एक खलीस बाकी थी। शायद उसकी वजह से कुछ और थी। बाबा तो पहली नज़र में ही उसे पसंद कर चुके थे, मगर एक बात मुझे खटक रही थी। शायद मेरा दिल बिला वजह ये वहम पाल रहा था, मगर जब मैंने देखा कि उनके साथ एक छोटी सी बहन नहीं आई, तो मुझे अजीब लगा। आमतौर पर रिश्ते देखने के मौका पर बहनें जरूर आती हैं, खास तौर पर अगर वो इकलौती हो। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद कोई माकूल वजह होगी, मगर जब बाबा ने खुद पूछा, तो मैंने खुर्रम और उसके वालिद के चेहरों पर एक पल के लिए पहली हल्की सी कशीदगी महसूस की। जब बाबा ने उसके बारे में पूछा, तो खुर्रम के वालिद ने वजाहत दी, वो बीमार है, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए नहीं आ सकी। मुझे ये सुनकर अजीब लगा, शायद वाकई ऐसा ही हो, मगर मेरे दिल ने ये बात कबूल नहीं की कि कुछ तो था जो मुझे उलझा रहा था। मगर मैंने उसे ज्यादा सोचना मुनासिब नहीं समझा। आखिर बाबा मुतमिन थे और ये सब उनकी खुशी के ही हो रहा था। खुर्रम के वालिद ने कहा कि बिल्कुल सादगी से शादी करना चाहते हैं, उन्हें किसी किस्म का दहेज या दिखावा नहीं चाहिए। ये सुनकर बाबा को हैरत हुई। वो हमेशा चाहते थे कि मेरी शादी धूमधाम से हो, मगर कासिम अंकल ने उन्हें कायल कर लिया कि सादगी ही में बरकत है। बाबा आखिर मान गए, मगर उनकी आंखों में ख्वाब टूटने की झलक मुझे साफ दिखाई दी। मैंने सोचा कि शायद ये बेहतरी ही होगी। सादगी ज्यादा बरकत वाली होती है और असल खुशी रिश्ते के इस्तेकाम में होती है, ना कि बड़ी बड़ी तकरीबात में। चंद हफ्तों में शादी की तैयारी मुकम्मल हो गई। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, जैसे वक्त को पर लग गए हों। कपड़ों की खरीदारी, मेहंदी की तैयारियां, छोटे मोटे इंतजामात, ये सब कुछ इतने तेजी से हुआ कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ पर आ चुकी हूँ। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत थी, कभी खुशी, कभी बेयकीनी, कभी हल्की सी उदासी। मैं जब अपने कमरे में बैठी थी, तो दिल अजीब सी घबराहट में मुब्तला था। क्या वाकई मैं शादी के लिए तैयार थी? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। बाबा मेरे पास आए, उनकी आंखों में भी नमी थी। ये पहला मौका नहीं था जब मैंने बाबा को जज्बाती देखा था, मगर आज उनकी आंखों में कुछ और था। एक बाप की बेबसी, एक बेटी की जुदाई का खौफ, और शायद माँ के ना होने की कमी। बेटा माँ होती तो ये दिन और भी खास होता, मगर तुम फिक्र ना करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बाबा के गले लग गई और बेख्तियार रो पड़ी। मैं जानती थी कि बाबा मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे और फैसला भी मेरी बेहतरी के लिए ही किया था, मगर उस वक्त मुझे माँ की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे जहन में वो रात भी गूंज रही थी जब मैं खौफजदा होकर आंटी तनवीर के घर भाग गई थी, और बाबा ने अगले ही दिन मेरे लिए रिश्ता तलाश करके फैसला कर लिया। क्या वो वाकई मेरी भलाई के लिए था, या महज जल्दबाजी कर रहे थे? रुखसती के बाद जब मैं खुर्रम के फ्लैट पर पहुंची, तो मुझे हैरत हुई। मैंने हमेशा सोचा था कि शादी के बाद जब लड़की अपने नए घर जाती है तो सब कुछ अजनबी लगता है, एक नया माहौल, नए लोग और नए ताल्लुकात, मगर यहाँ मामला मुख्तलिफ था। ये घर जो मेरा नया मस्कन था, बेहद साफ सुथरा और खूबसूरत था, जैसे किसी ने खास तौर पर मेरे इस्तकबाल के लिए सजाया हो। हर चीज़ सलीके से रखी गई थी और माहौल में एक अजीब सी अपनायत महसूस हो रही थी। मेरा कमरा खास तौर पर दुल्हन के कमरे की तरह सजाया था। गुलाब की पत्तियां, हल्की रोशनी और सफेद सुर्ख रंग के फूल, पर्दे, सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहे थे। मैंने एक हल्की सी सांस ली और अपने अंदर की बेचैनी को कम करने की कोशिश की। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, फिर भी मेरे दिल में कहीं न कहीं एक अजीब सा एहसास मौजूद था, जैसे कोई अनदेखे साए मुझे देख रहे हों। खुर्रम भी नर्म मिजाज लग रहा था। वो मुझसे नरमी और मोहब्बत से बात कर रहा था और उसके लहजे में खुलूस था। वो एक सुलझा हुआ इंसान लग रहा था। जैसा कि बाबा ने कहा था, मुझे लगा कि शायद मैं बिला वजह घबरा रही थी। शायद बाबा ने वाकई मेरे लिए अच्छा इंतखाब किया था। मगर फिर अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक को हिला के रख दिया। रात में नींद गहरी नहीं आई थी। नया घर, नया माहौल और अजीब सी बेचैनी में बार बार करवटें बदलती रही और ना जाने कब आंख लग गई। सुबह सवेरे अचानक एक खौफनाक आवाज ने मुझे बेदार कर दिया। ये चीज, ऐसी चीज जो किसी आम खौफ या दर्द की नहीं थी, बल्कि इसमें एक वहशत और बेबसी थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, जैसे किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा हो। मैं एक झटके से बिस्तर से उठी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैं तेजी से
दरवाजे की तरफ लपकी। मेरा दिल धड़क रहा था, सांस बेतरतीब थी। मैंने नजर घुमाई तो खुर्रम भी जाग चुका था और वो मुझसे पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। उसके चेहरे पर परेशानी की झलक वाज़ेह थी। ये चीख कैसी है? मैंने खुर्रम से पूछा। मेरे अल्फाज लरज रहे थे, जैसे मेरे दिल में कोई अनजाना खौफ सरायत कर चुका हो। मैंने उससे पहले कभी ऐसी चीख नहीं सुनी थी। ये आम नहीं थी। कुछ नहीं, तुम अंदर रहो, मैं देखकर आता हूँ। उसने जल्दी से जवाब दिया, मगर उसकी आवाज में बेचैनी थी। ऐसा लगा जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वो नहीं चाहता था कि मैं बाहर आऊं, मगर मैं रुक नहीं सकती थी। मेरे कदम बेख्तियार दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होने वाला था, मगर मेरा दिल कह रहा था कि अगर मैं ना गई तो शायद मैं एक बहुत बड़े राज से महरूम रह जाऊंगी। मैंने दरवाजे की तरफ से झांका। जो मंजर मैंने देखा, उसने मेरे जिस्म में जैसे सनसनी दौड़ा दी। सामने हाल के दूसरे सिरे पर एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े उलझे हुए थे। उसके चेहरे पर एक वहशत भरी खौफनाक कैफियत थी, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। ये कौन थी? मैंने नज़र घुमाई तो देखा कि खुर्रम के वालिद पास खड़े थे, मगर उनके चेहरों पर कोई हैरानी या परेशानी नहीं थी, जैसे ये उनके लिए कोई मामूली बात हो। खुर्रम आगे बढ़ा और जल्दी से उस लड़की को सहारा देने लगा, मगर वो बार बार पीछे हट रही थी, जैसे उससे खौफसदा हो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने धीरे से खुद से कहा, मगर मेरे सवाल का जवाब मुझे चंद ही लम्हों में मिलने वाला था। एक औरत ने आगे बढ़कर उस लड़की का बाजू जोर से पकड़ लिया और एक सख्त लहजे में बोली, बस करो, ये रोज रोज का तमाशा बंद करो। मेरा दिल बैठने लगा। ये लड़की कौन थी और ये सब क्यों कर रहा था? मैं खुर्रम की नज़रों में कुछ अजीब सा देखा, एक बेचैनी, एक घबराहट, जैसे वो नहीं चाहता था कि मैं ये सब देखूं। फिर अचानक लड़की की नज़रें मुझ पर पड़ी। वो मुझे देखकर साकित हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसी वीरानी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो, मगर कोई खौफ उसके अल्फाज को रोक रहा हो। फिर उसने लरजती आवाज़ में एक जुमला कहा जो मेरे कानों में किसी बिजली की तरह गिरा, सुमाइला भाग जाओ। मेरे पूरे जिस्म में झुर्झुरी दौड़ गई। ये कौन थी और उसे मेरा नाम कैसे मालूम था? मेरा ज़हन माऊफ होने लगा। मैंने खुर्रम की तरफ देखा। उसका चेहरा अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका था, जैसे वो चाहता था कि मैं एक लफ्ज़ भी न बोलूं। ये सब क्या हो रहा था? मेरी शादी को सिर्फ एक दिन हुआ था और मैं पहले ही किसी भयानक राज में उलझ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर मेरा दिल एक ही बात कह रहा था, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो लड़की, मैली कुचैली, बिखरे बाल, चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ, ये सब क्या था? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। दिल तेजी से धड़कने लगा और हाथ सर्द पड़ गए। मैंने कभी ऐसा कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा था। वो लड़की जमीन पर बैठी अपने बाल नोच रही थी, कभी अपने सर को दोनों हाथों से पीटती, कभी जोर जोर से चीखने लगती। उसकी आंखों में एक अजीब वहशत थी, जैसे वो किसी गहरे खौफ में कैद हो। वो अपने हाथों से अपने सर को पीट रही थी, चीख रही थी और फर्श पर लेट कर हाथ पांव मार रही थी। खुर्रम आगे बढ़ा, जैसे वो सूरत-ए-हाल का आदी हो, जैसे ये कोई नई बात ना हो। वो झुककर उसके कंधों को थामने की कोशिश कर रहा था, नरमी से समझा रहा था, मगर ये वो मुसलसल मुज़ाहमत कर रही थी। खुर्रम, बस करो, देखो सब ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस सुकून से बैठो प्लीज। मैंने बमुश्किल अपने धड़कते हुए कदमों को आगे बढ़ाया और खुर्रम को देखा, जो उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो खुद भी थका हुआ लग रहा था, जैसे ये सब उसकी जिंदगी का रोज का मामूल हो। ये वही लड़की थी जिसे खुर्रम की छोटी बहन बताया गया था, हरीम। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गई। हकीकत मुझ पर आसमानी बिजली की तरह गिरी थी। हरीम वो तो आई ही नहीं थी शादी के दिन, और आज मैं उसे पहली बार देख रही थी इस हाल में, मगर वो मुझे आम लड़की नहीं लगी। उसकी हरकत गैर मामूली थी, जैसे वो पागल हो या किसी शदीद खौफ में मुब्तला हो। मुझे लगा जैसे वो चीख नहीं रही थी, बल्कि किसी नाकाबिल बर्दाश्त अज़ियत में मुब्तला थी, जैसे वो अपने अंदर किसी ऐसी उम्मीद में हो जहाँ से वह निकलना चाहती हो, अगर कोई दरवाज़ा न हो। खुर्रम ने एक गहरी सांस ली, जैसे थक चुका हो। मेरी तरफ पलट कर आया। ये कौन है और ये इस हाल में क्यों है? मेरी आवाज़ में इज़्तिराब था। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा वजूद किसी अनजान खतरे की जद में आ चुका हो। मैंने शादी के बारे में जो कुछ सोचा था, वो ख्वाब देखे सब पल भर में चकनाचूर हो रहे थे। ये मेरी बहन हरीम है,
वो ये बचपन से ही ज़हनी तौर पर बीमार है। खुर्रम के अल्फाज मेरे दिमाग पर बिजली बनकर गिरे। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और फिर उस लड़की की तरफ जो अभी जमीन पर बैठी खुद से लड़ रही थी। माँ की मौत के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई है। पापा और मैं उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर ये आसान नहीं है। खुर्रम की आवाज़ में थकन थी, जैसे वो ये सब कहकर खुद को भी समझाने की कोशिश कर रहा हो। अगर हम किसी भी लड़की के घर वालों को ये सब बताते तो शायद कोई भी अपनी बेटी की शादी हमारे घर में न करता, इसलिए हमने ये छुपाई। मगर मैं जानता था तुम समझदार हो, तुम इस हकीकत को कबूल कर लोगी। मेरी टांगें लड़खड़ने लगी। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से निकल रही हो। तुमने ये बात छुपाई। मेरी आवाज़ कँपा रही थी। मैं सत्ते में आ गई। इसका इलाज हमने बहुत पहले करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। खुर्रम ने कंधे झटक दिए, जैसे वो खुद भी बेबस हो। मेरी नजरें हरेक पर जम गई। जब अपनी जगह पर साकिब बैठी थी, मगर उसकी सांसें बेतरतीब थी। उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी कालीपन था जिसे देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। क्या तुम्हें मुझे ये सब पहले नहीं बताना चाहिए था? मैंने खुर्रम की तरफ देखा। मैं जानता था कि मैं अगर ये बताता तो तुम या तुम्हारे बाबा ये रिश्ता कबूल ना करते। खुर्रम ने साफ गोई से कहा, तो तुमने धोखा दिया। खुर्रम खामोश हो गया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक बेबसी थी, जैसे वो अपनी वजाहत दे चुका था और अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। ये सब मेरी तवक्कुआत के बरक्स था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के दूसरे ही दिन मुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यहाँ से चली जाऊं, मगर कहाँ? बाबा को बताऊं, मगर वो क्या करेंगे? मैं खामोश हो गई, मगर मेरे दिल में अजीब सा खदशा था। खुर्रम ने जो वजाहत दी थी वह बज़ाहिर नॉर्मल लग रहा था, मगर मेरे दिल ने उसे कबूल नहीं किया। अगर हरीम वाकई ज़हनी तौर पर बीमार थी, तो उसे देखकर मेरे अंदर ये खौफ क्यों जाग रहा था? क्यों उसकी नज़रें कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे? मैंने उस दिन से हरीम पर गहरी नज़र रखनी शुरू कर दी। मैं जानना चाहती थी कि क्या वाकई वो बीमार है या और राज है जो खुर्रम और उसके वालिद मुझसे छुपा रहे हैं। अगले चंद दिनों में मैंने महसूस किया कि हरीम की हरकत बहुत अजीब थी। वो अक्सर मेरे करीब आती, मुझे देखती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर अचानक रुक जाती। उसकी आंखों में एक अनोखी वीरानी थी, जैसे वो किसी को गहरे खौफ में हो। फिर एक दिन जब मैं अपने बिस्तर में बैठी हुई थी, हरीम आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आई। मेरे अंदर एक अनजाना खौफ उठने लगा, मगर मैंने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की। मैंने गौर से उसे देखा। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए और उजड़ हुए थे, और उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा और मेरे करीब आई। मेरा दिल जोर से धड़का। हरीम, क्या बात है? मैंने नरमी से पूछा। वो बोली, बस। मेरी आंखों में देखती रही। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। वो कुछ इशारे करने लगी, जैसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो, मगर उसकी हरकत मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज़ आई। हरीम एकदम से पीछे हट गई और कांपने लगी। मैंने देखा कि खुर्रम दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। उसका चेहरा सख्त था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुर्रम की आवाज़ सख्त और करख्त थी। हरीम ने खौफजदा होकर मेरी तरफ देखा, जैसे वो मदद मांग रही हो। फिर वो दीवार के साथ जा दबा गई, जैसे कोई बच्चा डांट के खौफ से छुपने की कोशिश कर रहा हो। खुर्रम ने सख्त नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर हरीम को बालों से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गया। मेरा दिल धक धक करने लगा। खुर्रम का ये रवैया इतना सख्त क्यों था? क्या वो वाकई अपनी बहन के बारे में फिक्रमंद था, या उसकी सख्ती के पीछे कोई और राज छुपा हुआ था? अगली रात जब सब सो चुके थे, मुझे प्यास महसूस हुई। मैं पानी लेने के लिए किचन की तरफ जा रही थी कि मेरी नज़र हरीम के कमरे पर पड़ी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर मध्यम रोशनी थी। मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। मेरे अंदर एक अनजाना सा एहसास पैदा हुआ, जैसे कुछ मुझे अंदर देखने पर मजबूर कर रहा हो। मैंने आहिस्ता से अंदर झांका, और जो मंजर मेरे सामने आया, उसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। हरीम फर्श पर पड़ी कांप रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और उसकी सांसें बेतरतीब थी। वो दोबारा अपने बाजुओं को जोर से जकड़ रही थी, जैसे खुद को काबू रखने की कोशिश कर रही हो। हरीम, तुम ठीक हो? मैंने तेजी से अंदर जाकर उसे सहारा दिया। वो मुझसे नजर मिलाने से कतरा रही थी, जैसे उसे किसी बात का खौफ हो। उसकी आंखों में शदीद तकलीफ थी।
जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना सकती हो। फिर वो आहिस्ता से मेरे कान के करीब आई और मध्यम आवाज में बोली, मुझे बचा लो। मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया था। मतलब मैंने घबराकर पूछा, मगर उससे पहले कि वो मजीद कुछ कह पाती, दरवाजा जोर से खुला और मेरे ससुर अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी आवाज सख्त थी। मैं बौखला गई। वो बीमार है, मैं इसे देख रही थी। मेरे ससुर ने मुझे सख्त नजरों से घूरा, फिर हरीम की तरफ देखा। उसे कुछ नहीं हुआ, तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने कुछ बोलने के लिए अपने लब खोले मगर कुरुम भी अंदर आ चुका था। शुमाइला, तुम परेशान मत हो, हरीम को बस बुखार है, हम इसे संभाल लेंगे। खुर्रम का लहजा पुरसुकून था, मगर उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे मजीद बेचैन कर दिया। मैं चुपचाप खड़ी रही। क्या वाकई ये सब सच था या मुझसे कुछ छुपाया जा रहा था? अगली सुबह जब मैं बेदार हुई तो मेरे दिमाग में कल रात के वाक़ये की गूंज थी। हरीम की सरगोशी, उसकी आंखों में खौफ, खुर्रम और उसके वालिद का रवैया, सब कुछ मुझे एक अजीब कहानी का हिस्सा लग रहा था। मुझे बचा लो, ये अल्फाज बार बार मेरे जहन में गूंज रहे थे। मैंने तय कर लिया कि मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी। अगले दिन जब खुर्रम दफ्तर गया और मेरे ससुर बाहर थे, मैंने शाहिदा आंटी को बुलाया, जो कभी कभार फरीम की देखभाल के लिए आती थी। ये मेरा मौका था। मैं जानती थी कि घर के किसी फर्द से मुझे सच नहीं मिलेगा, मगर शाहिदा आंटी कुछ जानती हूँ। वो बरसों से इस घर में आ रही थी और उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा खौफ रहता था। आंटी, आप कितने अरसे से यहाँ आ रही हैं? मैंने पूछा। शाहिदा आंटी ने इधर उधर देखा, जैसे यकीन कर रही हो कि कोई सुन ना रहा हो। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, कई साल हो गए हैं बीवी, मगर मैं सिर्फ जरूरत के वक्त आती हूँ। ये लोग मुझे यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रहने देते। क्यों? शाहिदा आंटी मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा, जैसे कुछ कहना चाह रही हो मगर हिचकिचा रही हो। बीबी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, मगर ये घर आम नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। क्या मतलब? मेरा दिल धड़कने लगा। शाहिदा आंटी ने झिझकते हुए कहा, बस इतना कहूँगी, अगर तुम्हें कभी लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो अपनी आंखें खुली रखना। यहाँ हर चीज वैसी नहीं है जैसी नजर आती है। मेरे जिस्म में जैसे एक सनसनी दौड़ गई। मैंने गौर से शाहिदा आंटी को देखा। वो परेशान लग रही थी, जैसे ज्यादा कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना पा रही हो। अगले दिन मैंने हरीम की हालत मजीद खराब देखी तो मैंने एक फैसला कर लिया। मैं इस घर में और अंधेरे में नहीं रह सकती। मुझे सच जानना था। मैंने अपनी एक जानने वाली डॉक्टर को बुलाया ताकि वह चुपके से हरीम को मुआयना कर सके। मैं जानती थी अगर खुर्रम और उसके वालिद को मालूम हो गया तो वो कभी इजाज़त नहीं देंगे। जब डॉक्टर ने हरीम का चेकअप किया तो उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। शुमाइला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मगर ये बहुत चौंका देने वाली बात है। मेरा दिल डूबने लगा। डॉक्टर ने एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर आहिस्ता से कहा, हरीम हामिला है। मेरा जिस्म जैसे पत्थर हो गया। मुझे लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द की दुनिया एक झटके से रुक गई हो। तो क्या? मेरी आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टर की नज़रें संजीदा थीं। हाँ, और मेरा ख़्याल है कि इसे कोई नशावर दवा भी दी जा रही है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है और उसका दिमाग जैसे बंद होता जा रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हो सकता था? घर में कोई और मर्द नहीं था, तो फिर ये किसका बच्चा था? मेरे ज़हन में एक खौफनाक सोच आई, मगर मैंने फौरन उसे झटक दिया। क्या खुर्रम कुछ जानता था या फिर मेरे ज़हन में सवालात की गूंज थी, मगर जवाबात दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। डॉक्टर की बातों ने जैसे ही मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया था। हरीम हामिला है, ये अल्फाज मेरे ज़हन में गूंज रहे थे। ये कैसे मुमकिन था? हरीम घर से बाहर नहीं जाती थी, वो किसी से मिलती नहीं थी। फिर आखिर वो मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग मफलूज हो गया हो। शुमाइला, तुम ठीक हो? डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जैसे नींद से जागी। ये कैसे हो सकता है? मेरी आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टर ने मेरी आंखों में देखा, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर वो आहिस्ता से बोली, मेरे ख्याल में हरीम के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो मुकम्मल होश में नहीं है। शायद इसे कोई ऐसी दवा दी जा रही है जिससे वो मज़ाहमत न कर सके। क्या मतलब? मैंने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। कुछ लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिनसे इंसान बेबस हो जाता है, अपने सोचने समझने की सलाहियत खो देता है। अगर उसे मुसलसल दी जाए तो वह ज्यादा जिंदा नहीं रहता, मगर अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं कर सकता। क्या हरीम के साथ भी ऐसा ही हो रहा था?
मेरा पूरा वजूद खौफ में डूब गया था। क्या खुर्रम जानता था? डॉक्टर के जाने के बाद मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठ गई। मेरा जहन एक सवाल में उलझा हुआ था। क्या खुर्रम को इस बारे में कुछ मालूम था? खुर्रम हमेशा मुझे कहता था कि हरीम ज़हनी तौर पर मरीज़ा है, मगर मैं अब इस बात पर यकीन नहीं कर सकती थी। मेरे दिल में बेशुमार सवालात उठ रहे थे। अगर हरीम बीमार है तो वो हामिला कैसे हो सकती है? अगर खुर्रम को मालूम नहीं तो क्या इसके वालिद को मालूम है? अगर वो दोनों जानते हैं तो वो हकीकत क्यों छुपा रहे हैं? मुझे लगा कि अगर मैंने सच्चाई न तलाश की तो मैं खुद भी किसी जाल में फंस जाऊंगी। मैंने तहैया कर लिया था, मैं खुद इस राज से पर्दा उठाऊंगी किसी भी कीमत पर। ये घर कुछ छुपा रहा था और मैं नादानिस्ता तौर पर इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। अगले दिन जब खुर्रम और उसके वालिद घर से चले गए, मैंने एक खुफिया कैमरा खरीद कर हरीम के कमरे में लगा दिया। मुझे उसके घर के बारे में बहुत कुछ अजीब लग रहा था और मेरा दिल कह रहा था कि कुछ न कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। हरीम की हालत और उसकी आंखों में वहशत और सबसे ज्यादा उसका अमल, ये सब एक ऐसे खौफनाक राज की तरफ इशारा कर रहा था जिसे मैं समझने से कासिर थी। मैं जानना चाहती थी कि रातों को वहाँ क्या होता है। खुर्रम और उसके वालिद हमेशा कहते कि हरीम को किसी किस्म की जहनी बीमारी है, मगर जो कुछ मैं देख चुकी थी वो उस कहानी से मेल नहीं खाता था। 2 दिन तक मैंने कोई खास चीज नहीं देखी, मगर तीसरे दिन जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा था, हरीम के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। मैंने कैमरे की स्क्रीन पर नजर जमा रखी थी। मेरी सांसें बेतरतीब थी। दिल दुआ कर रहा था कि मेरी तमाम सोचें गलत साबित हों, मगर जो मैं देखने जा रही थी वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा बनने वाला था। मेरे सुसर अंदर आए। मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। उन्होंने दरवाजा आहिस्ता से बंद किया और आगे बढ़ते हुए हरीम खामोशी से बैठी थी, जैसे उसे कुछ समझ न आ रहा। उसकी आंखें वीरान थी, जिस्म एक बेजान पुतले की माने, जैसे वो जिंदा होते हुए भी मर चुकी हो। फिर जो हुआ मैं बयान भी नहीं कर सकती। मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। मेरी आंखों के सामने जो मंजर था वो ऐसा था कि मेरे अंदर की तमाम चीखें गुम हो गई। मैंने कांपते हाथों से लैपटॉप बंद कर दिया, मगर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। ये सब कुछ मेरे अपने सुसर ने किया था। अगली सुबह मैंने जल्दी से हरीम को बुलाया। मैंने फैसला किया था कि मैं उसे सब कुछ बताऊंगी। मैं खुद को काबू रखने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरे अंदर तूफान बरपा था। खुर्रम, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ संजीदा थी। खुर्रम ने मोबाइल देखते हुए लापरवाही से कहा, हाँ बोलो हरीम, वो हमला है। ये सुनते ही खुर्रम का रंग बदल गया। उसके हाथ कांप गए और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उभर आई। क्या तुम्हें ये किसने बताया? मैंने डॉक्टर को बुलाया था। खुर्रम, ये कैसे मुमकिन है? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। खुर्रम खामोश रहा। उसकी खामोशी मेरी बदतरीन खदशात की तस्दीक कर रही थी। खुर्रम, तुम्हें मालूम है ना? मैंने सख्त लहजे में कहा। खुर्रम ने मुझे सख्त नजरों से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, ये तुम्हारा मसला नहीं शुमाइला, तुम इसमें मत पड़ो। ये मेरा मसला नहीं। मैं चीख पड़ी, ये मेरी नंद है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बाप ने क्या किया। ये सुनते ही खुर्रम का चेहरा खौफनाक हो गया। उसकी आंखों में वही साया उभर आया जो मुझे हमेशा से परेशान करता था। तुमने तुमने क्या देखा? उसने आहिस्ता से पूछा, मगर उसके लहजे में खतरा छुपा था। सब कुछ, और मैं खामोश नहीं रहूंगी। खुर्रम ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराया। शुमाइला, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम चीखोगी और लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैंने धमकी दी। खुर्रम आगे बढ़ा और मेरे बाजू को जोर से पकड़ लिया। पुलिस? अच्छा, तुम्हें मालूम है इस घर में जो जुबान खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। मेरा दिल दहल गया। खुर्रम की गिरफ्त सख्त थी और उसकी आंखों में शफाक की झलक रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम भाग जाओगी? खुर्रम ने सख्त लहजे में कहा, ये सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है शुमाइला। अगर तुमने जबान बंद नहीं की तो तुम भी हरीम की तरह बन जाओगी। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, मुझे कुछ करना था। मैं जानती थी कि खुर्रम और उसके बाप को मालूम हो चुका है कि मैंने हकीकत देख ली है। अब वो मुझे भी खामोश करने की कोशिश करेंगे। अगली रात जब खुर्रम और उसके वालिद बाहर गए, मैंने जल्दी से अपना लैपटॉप, हरीम को और कुछ जरूरी सामान लिया और घर से बाहर निकल आई। मेरी सांस बेतरतीब थी, दिल जोर से धड़क रहा था। खौफ के साए मेरे पीछे थे, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था और खतरा बहुत ज्यादा। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो ये सोच मेरे दिल को दहला रही थी, मगर मैंने अपने कदम नहीं रोके। मैं जानती थी कि अगर आज मैंने हिम्मत ना की तो शायद फिर कभी न कर पाऊंगी।
गली अंधेरे में डूबी हुई थी। मैंने चादर को मजबूती से लपेट लिया, हरीम की कमजोर कलाई थाम ली और तेज कदमों से चलने लगी। हरीम निढाल थी, जैसे उसके अंदर की रूह खत्म हो चुकी हो। वो मुश्किल मेरे साथ कदम मिला रही थी, मगर मैंने उसे सहारा दिया। बस थोड़ा और हरीम, हम महफूज जगह पहुंचने वाले हैं। मैंने सरगोशी की। अल्लाह ने करम किया। मैं हरीम को लेकर सीधी अपने बाबा के घर पहुंची। बाबा दरवाजे पर मुझे देखकर शशदर रह गए। मैंने बगैर कुछ कहे दरवाजे की दहलीज पार की और हरीम को सोफे पर बिठाया। वो थर-थर कांप रही थी, उसकी आंखों में जिंदगी के आसार मधुम हो चुके थे। शुमाइला, ये सब क्या हो रहा है? बाबा की आवाज में तशवीश थी। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर उनके हाथ थामे। बाबा, मुझे आप पर भरोसा है। मैं जो कुछ बताने जा रही हूँ वो शायद आपको नाकाबिले यकीन लगे, मगर मैं सच बोल रही हूँ। फिर मैंने सब कुछ बयान कर दिया। हरीम की हालत, उसका अमल, मेरे सुसर की दरिंदगी, खुफिया कैमरा में कैद भयानक सच, हर चीज। बाबा लरज गए। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। बाबा, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। हमें पुलिस को इत्तला देनी होगी। बाबा ने कांपते हाथों से फोन उठाया और पुलिस को बुलाया। पुलिस जल्दी हमारे घर पहुंच गई। मैंने उन्हें खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग दी और उन्होंने हर चीज तफसील से सुनी, मगर जो सच सामने आया वो और भी खौफनाक था। ये पहला मौका नहीं था जब उन्होंने किसी लड़की को यूं शिकार बनाया था। वो हर 2-3 साल बाद किसी नई जगह जाकर एक नई लड़की को अपने जाल में फंसाते, उससे शादी करते और फिर उस पर वही जुल्म करते जो हरीम पर हुआ था। ये सुनकर मेरे हवास मुअत्तल हो गए। क्या? हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। हमने जब हरीम की दस्तावेजात निकलवाई तो हमें पता चला कि वो खुर्रम की बहन नहीं बल्कि उसकी पिछली बीवी थी। लेकिन वो पागल क्यों है? मैंने बेयकीनी से सवाल किया। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से कहा, क्योंकि खुर्रम और उसके बाप ने उसे नशे में मुब्तला कर दिया था ताकि वह हकीकत किसी को न बता सके। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये दरिंदे हैं शुमाइला बीबी, इंस्पेक्टर ने कहा। हमें मजीद तहकीक करनी होगी, लेकिन हमें लगता है कि ये दोनों पहले भी ये सब कर चुके हैं। पुलिस ने खुर्रम और उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया। जब खुर्रम को गिरफ्तार किया गया तो उसने सब कुछ तस्लीम कर लिया। हाँ, मैंने ये सब किया है और मैं इसे दोबारा भी कर सकता था, खुर्रम ने सफाकी से कहा। तुमने 5 शादियां की? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। खुर्रम ने हंसकर सर हिलाया और हर बार यही खेल खेला। मैं खुश थी कि तुमने भी इसमें फंसा लिया, मगर तुम बहुत मुहिम निकली शुमाइला। मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ रही थी और जो सच सामने आ रहा था वो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा हौलनाक था। ये सिर्फ हरीम के साथ होने वाला जुर्म नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म जुर्म था जो सालों से जारी था। ये दोनों, खुर्रम और उसका बाप, महज दरिंदे नहीं थे, ये कारोबारी मुजरिम थे और इनका कारोबार था बेसहारा लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, उन्हें हमला करना और फिर उनके बच्चों को बैरून मुल्क बेऔलाद जोड़ों को फरोख्त करना। हमेशा ऐसी लड़की तलाश की जाती थी जो या तो गरीब होती या फिर बेसहारा। ये सब कुछ वो बाप बेटा इसलिए करते थे ताकि उस लड़की का बच्चा किसी बैरून मुल्क मुकीम बेऔलाद जोड़े को दे दिया जाए। मेरे दिल में वलनाक एहसास पैदा हुआ। ये लोग कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर चुके थे। पुलिस ने मजीद खोज लगाई और मालूम हुआ कि खुर्रम की 5 बीवियां या तो गायब थी या फिर पागलखाने में दाखिल करवा दी गई थी। 3-3 बार हमला होने के बाद वो लड़की जब उनके काम की नहीं रहती तो वो उसे पागलखाने में दाखिल करवा देते थे। ये जानकर मेरी सांसें रुकने लगीं। क्या मैं भी इसी अंजाम का शिकार होने वाली थी? अगर मैंने कुछ ना किया होता तो आज मेरी कहानी भी वही होती जो हरीम और उनसे बेशुमार बदकिस्मत लड़कियों की थी। पुलिस ने हरीम के मुलज़ा को तलाश करने की पूरी तहकीकात की। मेरे बाबा ने खुदा का शुक्र अदा किया, उन लोगों ने अभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था। बाबा के साथ बैठकर सोचती रही कि अगर मैं खामोश रहती, अगर मैं हकीकत जानने की कोशिश ना करती, अगर मैं डर जाती तो आज मैं कहाँ होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, ये सिलसिला कब से जारी था और क्या मज़ीद कोई ऐसी लड़कियां थीं जो अब तक उनके शिकंजे में फंसी हुई थी। मैं जानती थी कि ये मामला सिर्फ खुर्रम और उसके बाप के पकड़े जाने से ख़त्म नहीं होगा। पुलिस को उनके पूरे नेटवर्क तक पहुंचाना था ताकि मज़ीद किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। मैंने तय कर लिया कि मैं इन जालिमों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाऊंगी और इन बेसहारा लड़कियों के लिए कुछ करूंगी जो किसी न किसी खुर्रम जैसे दरिंदे के जाल में फंसी हुई थी।
یہ میرا انتقام تھا، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان تمام لڑکیوں کے لیے جن کی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی۔ کئی ہفتے پولیس تفتیش کرتی رہی، کیس عدالت میں آ گیا اور خرم اور اس کے باپ کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ مریم کو اسپتال لے جایا گیا جہاں اسے علاج ملا۔ مہینوں بعد اس کی حالت بہتر ہونے لگی، وہ بولنے لگی، اپنی کھوئی ہوئی زندگی کو واپس پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اور میں نے بھی اپنی زندگی کو ایک نئے مقصد کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے عہد کیا، میں ایسی عورتوں کی مدد کروں گی جو گھریلو تشدد اور درندگی کا شکار ہوتی ہیں۔ اگر میں نے حریم کے عجیب اشاروں کو نظر انداز کیا ہوتا، اگر میں کیمرہ نہ لگایا ہوتا، اگر میں نے خاموشی سے خرم کی بات مان لی ہوتی تو آج میں بھی کسی پاگل خانے میں قید ہوتی یا شاید موت کے گھاٹ اتار دی جا چکی ہوتی۔ زندگی کبھی کبھار اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ بعض اوقات خطرہ وہاں ہوتا ہے جہاں ہم سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی اجنبی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔